तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है देखते हैं। A solid cylinder of mass 2 kg, radius 4 centimeter is rotating about its axis at a rate of 3 rpm and 3 revolution per minute. The torque required to stop after 2 pi revolution. क्या क्या गिवन है? देखो मास गिवन है, जो पहले गिवन है उसे लिखो। मास है आपके पास 2 kg, रेडियस आपके पास है सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदल लो 0.04 मीटर। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आपके पास एंगुलर स्पीड भी आ जाएगी, किससे निकाल सकते हो 2 पाई एफ। ध्यान रखना ये आरपीएम में है तो सेकंड में बदल लेना, ये हो जाएगा 3 बाय कितना आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगी पाई बाय 10 और रेवोल्यूशन है 2 पाई, तो यानी कि जो थीटा है वो कितना आ जाएगा 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई घूमता है तो 2 पाई में 2 पाई इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। टॉर्क निकालना है। देखो बच्चों सोच कैसे, सोचो आपको अगर टॉर्क निकालना है तो आपके पास एक रिलेशन है टो इज इक्वल टू आई एल्फा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चलो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एल्फा निकालना, और एल्फा कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, आपके पास मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। उन तीनों की इक्वेशंस को आप लिख लो एक बार। एक बार आपके पास है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा इंटू टी, दूसरी है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, और तीसरी है प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। अब देखो एल्फा कैसे निकालें, तो सीधी सी बात है, टाइम तो है नहीं तो हम इस वाली इक्वेशंस को यूज करेंगे। ओमेगा तो नहीं, फाइनल तो जीरो है। ओमेगा नोट स्क्वायर यानी ओमेगा नोट की वैल्यू आपके पास हो गई थी पाई बाय 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा की वैल्यू थी 4 पाई स्क्वायर, तो 4 × 2 तो देखो सीधा सीधा ये आ गया आपके पास 8, हाँ या ना। तो 8 एल्फा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के पाई स्क्वायर बाय 100, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो एल्फा आ गया माइनस के 1/800, यानी कि इतने रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखो अल्फा निगेटिव है, इस निगेटिव का मतलब समझ रहे हो, इस निगेटिव का सिर्फ ये मतलब है कि ये रिटार्डिंग नेचर का है। भाई सिंपल सी बात है, आप टॉर्क लगा के उसे रोक रहे हो तो सिंपल बात है ना, रिटार्ड कर रहे हो, तो माइनस साइन सिर्फ क्या दिखा रहा है सर, रिटार्डिंग रिटार्डिंग नेचर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है भाई, तो अल्फा तो निकल गया, अब लगाओ टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। ध्यान रखना माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट क्या कर रहा है, रिटार्डिंग को, मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है ना बस। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सिलेंडर का होता है mr² बाई 2, जो आपके पास आई है इसका वो होता है mr²/2। तो देखो m कितना है, तो भैया मास तो 2 kg है, रेडियस हमारे पास है 0.04 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू, अब हमारे पास अल्फा है 800, चाहो तो माइनस ले सकते हो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो इस रिटार्डिंग नेचर को इंडिकेट कर रहा है, बाकी कोई नहीं। तो भैया इस 2 से तो 2 कैंसिल। अब देखो 0.04 अगर आप इसे लिखोगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगी -4 डिवाइड बाई 800, ये आ गया। 8 से काटोगे तो यहाँ 2 और यहाँ 100, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर, ये आ गया। चलो भाई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन तो है, चलो डी ऑप्शन है। तो समझ में आई ना बात, क्या करना मतलब जो दिया हुआ है उस पर फोकस करो, कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं उन पर ध्यान से दो, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अ सॉलिड स्फीयर, अ थिन सर्कुलर डिस्क एंड ए सर्कुलर रिंग, ठीक, each have the same mass, radius, they all swim the same angular speed omega about their own symmetric axis, the amount of work done to require to bring them to rest। देखो बच्चों, अब आपको एक छोटी सी थ्योरम याद है वर्क डन की, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता था, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या था बताओ, तो हाफ, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो
अगर मैं इन तीनों के वर्क डन की बात करता हूं, किसकी, ए का वर्क डन देखूं, दूसरे का वर्क डन देखूं और तीसरे का, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, नहीं है? क्योंकि ओमेगा सेम है, हाफ सेम है। तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। लिख रहा हूं मैं, सिर्फ रेशियो निकाल रहा हूं। 2/5 mr²। अब देखो किसका है दूसरा, सर्कुलर डिस्क, डिस्क का होता है हाफ mr²। और प्यारे बच्चों रिंग, तो रिंग का आपके पास होता है mr²। तो mr² तो सब में उड़ जाएगा, तो आएगा 2/5, 1:2 और 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो प्यारे बच्चों ये 4:5:10। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सर्कुलर रिंग का था, इसीलिए उसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद डिस्क का है और सबसे कम आपका सॉलिड स्फीयर का है। बात समझ में आ गई? क्या समझे कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई? आपके पास वर्क डन के। आप किसी भी तरीके से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर फोकस करो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेम, सिर्फ जिसका आई ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, और आई किसका ज्यादा है? सर्कुलर रिंग का mr²। चलो भाई अब ऑप्शन पर ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन आपका मैच होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए रोप इज बाउंड, a rope is bound around a hollow cylinder of mass 3 kg of radius 40 centimeter। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। What is the angular acceleration? What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 न्यूटन? देखो बच्चों, आपके पास क्या दिया हुआ है पहले उसे ध्यान से देखो। कुछ ऐसे है, आप ये सिलेंडर सोचो, पहले सिलेंडर में आपको एक दिखा देता हूं, ठीक है ना? ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है इतनी बात। ये और ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। और इसके ऊपर आप ये समझ सकते हो कि इस तरह से उसको लपेटा गया है रोप को, इस तरह से ये रोप इस पर लपेटी गई है ये। हाँ चलो भाई दोबारा से बनाते हैं। इस तरह से ये आप रोप को सोच सकते हैं, ये आपके पास है और यहां पर एक फोर्स लगाया गया है 30 न्यूटन का। ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो देखो प्यारे बच्चों, में एक आपको बात बताता हूं, आप इसको अगर सामने से देखोगे तो ये कुछ प्यारे बच्चों ऐसा नजर आएगा। ये इधर फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा, कितना? 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का ही तो है। और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक। जो भी आप इस देख लो, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना बात इतनी? हाँ ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, राज की बात। कुछ देखो रोटेशंस के अंदर आप जब भी ऐसे देखो, जब प्योर रोटेशन मोशन है आपका, ठीक है ना, तो आप करोगे क्या? कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, ये आंख बंद करके साइड में लिख लो पहले। देखो V इजिकल टू आर ओमेगा याद रखना, A इजिकल टू आर एल्फा याद रखना, और टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा याद रखना, और एक टॉर्क का फॉर्मूला और याद रखना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और एक अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास। अगर ये आप 5 चीजें याद रख लो तो आप इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई सा भी। मैं फिर से बता रहा हूं, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। क्या पूछा गया है? एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है। टॉर्क देखो ये वाला जो आपके पास है ना, ये देखो ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इधर घूमने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये 30 न्यूटन का जो फोर्स है यही टॉर्क दे रहा होगा, हाँ या ना? तो अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखूं तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक टॉर्क का फॉर्मूला और मैंने सामने लिख रखा है अल्फा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा, बस एल्फा इज इक्वल टू एफ आर अपॉन आई। अब देखो फोर्स कितना है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका?
ये है क्या, पहले देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोप इज बाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल mr², होलो सिलेंडर एक रिंग की तरह दिखेगा, रिंग की तरह, तो Fr/mr², एक r से r उड़ गया। फोर्स 30 न्यूटन का है, मास 3 kg का है, रेडियस आपके पास है 0.40, तो इस 3 से तो ये चला गया 10, और यह पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 4 यानी कि 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये बस गिने चुने 5 फॉर्मूले दिमाग में रखो, देखो क्वेश्चन कैसे होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भैया, 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है भाई, a uniform circular disc of radius 50 centimeter is at rest to free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration 2 radian per second square. Its net acceleration at the end of 2 second. देखो हमसे अब ऐसे समझो कि आपके पास ये एक डिस्क है, ठीक है, ये आपकी एक डिस्क हो गई, ओके, और इसकी जो रेडियस है ना प्यारे बच्चों, वो आपको दी हुई है 0.5 मीटर। ये फ्री है, टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है भाई। टॉर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन, ये वाला अल्फा दिया हुआ है, अल्फा आपके पास है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम पता है 2 सेकंड, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी पढ़ा था, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा आपके पास है 2, टाइम भी 2 है, तो ये भैया 4 रेडियन पर सेकंड तो हो गई, ठीक। अब देखो दो एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक आपके पास है हमारे पास देखो ए टी इज इक्वल टू क्या हमारे पास, आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, दो एक्सेलरेशन हमारे पास होंगे, घूम भी रहा होगा चल भी रहा होगा, घूम भी रहा होगा चल भी रहा होगा, तो दोनों एक्सेलरेशन निकालेंगे। पहले मैं निकालता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी, ध्यान रखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा। आर आपके पास है कितनी है, तो देखो रेडियस तो दी हुई थी सीधी सीधी 0.5 और अल्फा भी आपके पास है प्यारे बच्चों 2, तो ये तो आपका 1 आ गया इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर आपके पास है प्यारे बच्चों, लेकिन ओमेगा, ओमेगा तो आ गया था ना आपके पास 4, कोई दिक्कत थोड़ी है 4, हाँ या ना भाई, ओमेगा आपके पास कितना आया था, तो भैया ये आपका हो गया, देखो 4 आया तो 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है भाई, और आर आपके पास है, ठीक है भाई, तो आर की वैल्यू 0.5 और ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 5, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों आ गए, दोनों आ गए, हाँ या ना। चलो भाई अब नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूले पे आते हैं, ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर। टेंजेंशियल आपके पास 1 है, ये आपके पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 165। इसको मैं अगर सोल्व करूं तो लगभग 8 आएगा, लगभग, ठीक है ना, 8 पॉइंट कुछ होगा, तो आप इसे लिख सकते हो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग। चलो भाई, तो ऑप्शन हो गया आपका डी। बात समझ में आ गई, दोनों एक्सेलरेशन याद रखोगे, टेंजेंशियल और रेडियल। टेंजेंशियल का फॉर्मूला आपके पास है एट इज इक्वल टू आर अल्फा, और रेडियल का आप याद रखोगे सेंट्रीपिटल, आप उससे निकाल सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का हो तो बता दो। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। Point masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L. Negligible mass. The rod is said to be rotating about an axis perpendicular to the position of point P on this rod through which the axis should pass, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by। देखो बच्चों, आपके पास क्वेश्चंस में देखो दो चीजें आप दिमाग में रखो।
आपके पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या कहती है, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, पर हमें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले वो इसे निकालो। चलो भाई, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है सिंपल एम आर स्क्वायर। देखो इसका जो मास है वो m1 है, m1 डिस्टेंस x, m2 और l माइनस एक्स। चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला मैंने, m1 एक्स स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो भाई, पहला काम तो देखो हो गया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। क्या निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत अच्छी बात है। अब मोमेंट देखो, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो आपका पास वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नोट आपको दी हुई, ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं वर्क डन निकालता हूं तो 1/2 आई हो जाएगा m1 एक्स स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना तो डिफरेंशिएट कर दो वर्क डन को, वर्क डन टू बी मिनिमम, वर्क डन टू बी मिनिमम, उसके लिए डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स को डिफरेंशिएट करो, जीरो रखो। डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, देखो 1/2 एक्स स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूले बार बार बताता हूँ। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप याद रखोगे 2x, या इसे याद नहीं रख सकते तो भैया x की पावर n को याद रखो, पावर आगे एक कम, ये याद रख लो। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 यानी कि 2x। अब क्या करो, अब क्या करो, इस पूरे को, ये दिख रहा है ना l माइनस एक्स को, पूरे को दिमाग में x सोचो। क्या सोचो, x। तो m2, तो बाहर आ गया 2 और l माइनस एक्स। फिर जो भी x का कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई में लिख दो। हाँ या ना, दोबारा से बता दे रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है कि आप इस चीज को x सोचो, तो x स्क्वायर का हो गया 2x। फिर आप इसका करोगे तो l का तो 0 हो जाएगा और x का 1, तो -1 बचेगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, इक्वल टू में 0 रख दो। अब देखो इसे सोल्व करते हो तो क्या आता है, जब आप इसे सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा। ये 2 तो कॉमन ले लो, कट जाएगा, 2 तो बाहर निकालो पहले, तो काम तो ये है। ये हो गया m1x माइनस m2 l माइनस एक्स, l माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो m1x इज इक्वल टू m2 l माइनस एक्स, तो m1x m2l माइनस m2x, x को इधर ले आओ तो m1x प्लस m2x इज इक्वल टू m2l, x कॉमन ले लोगे तो आएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया आपका। क्लियर है इतनी बात, तो m2l अपॉन m1 प्लस m2, तो आपके पास ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों कितना, डी दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन हो। एक चीज का और ध्यान रखना, देखो यहां से एक चीज तो नजर आ रही है ना कि देखो अगर आपके पास ये वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर है तो ये तो कांस्टेंट है। आप चाहो तो सिर्फ इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही मिनिमाइज भी कर सकते हो, ये कम होगा तो वर्क डन अपने आप कम हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन। An automobile moves on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of its wheel 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotations. If the wheel is got to be rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by its prox to the wheel is। देखो मैंने अभी आपको चीजें बताई थी, सेम वैसी करो। स्पीड दे रखी है, ये किस में दी हो, किलोमीटर पर आवर में, तो सबसे पहला इसका काम है इसे चेंज करो किस में, मीटर पर सेकंड में। तो याद रखना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 18 से जाएगा कितनी बार, 3, तो आपके पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। रेडियस पता ही है 0.45, तो v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। बहुत बढ़िया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा
15 अपॉन 0.45, पॉइंट हटा दो, ऊपर 100 लगा दो, तो आपके पास ओमेगा तो देखो निकल गया 100/3 रेडियन पर सेकेंड। अब ऐसे अल्फा निकाल दो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना अल्फा, तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये ओमेगा नोट ले लो इनिशियल, बहुत बढ़िया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, तो अल्फा निकल आएगा आपका ओमेगा माइनस ओमेगा नोट अपॉन टी, तो 0 माइनस 100/3 अपॉन 15, ठीक है ना। चलो भाई, तो अल्फा कितना आएगा ये बताओ, अल्फा आ जाएगा माइनस के 100/45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड टॉर्क ले रहा हूं, रिक्वायर्ड टॉर्क, ठीक है। तो आई आपके पास कितना है प्यारे बच्चों, तो 3 है। अल्फा कितना है, तो भैया 100/45 है, 3 से चला जाएगा ये कितना 15, सोल्व करोगे तो 15, ये 5 से भी चला जाएगा, 5 से 20, और ये 3, 6.66 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा टॉर्क। क्लियर बात, या फिर हाँ यही 6.66, तो पहला ऑप्शन मैच करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। देखो हो तो आप बताओ, आसान से क्वेश्चन से कुछ नहीं इतना, ठीक है। नहीं, अब देखो ये तो हो गया एक तरीका जो काफी थोड़ा सा बड़ा तो था, देखो और एक दूसरा तरीका बताता हूं। आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है ये बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास आई अल्फा होता है, एक चीज लिख सकते हो आप, आई अल्फा, और आपके पास अल्फा क्या होता है, तो ओमेगा अपॉन टी होता है, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों v/r, तो v अपॉन आर टी। ये छोटा सा फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज करो, देखो आंसर आएगा, इससे भी निकाल सकते हो, टो इज इक्वल टू आई वी अपॉन आर टी, सोल्व करके देखना आ जाएगा, पक्का आएगा, पक्का बिल्कुल। क्लियर है इतनी बात, देखो हो तो वो दिक्कत बताओ, वरना तो भैया आगे तो बढ़ना ही है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg, ठीक है, रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट, ठीक है, about the horizontal axis. A massless string is bound around the cylinder with one ends attached to it and other hanging freely, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा आपके पास है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन सबने किया भी था, नहीं किया था, करा था, बिल्कुल ऐसे ही तो क्वेश्चन था। चलो भाई, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन है 2, बहुत अच्छी बात है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास मास है, हाँ या ना, मास भी तो दिया हुआ है, मास 50 kg है, बहुत अच्छी बात है भैया, मास 50 kg है, और रेडियस आपके पास 0.5 मीटर है। अभी मैंने क्या क्या दिया था बताओ, फॉर्मूले बताए थे, नहीं बताए थे, मैंने कहा था कि आपके पास जो टॉर्क है, टॉर्क वो कौन देगा, टॉर्क, देखो कुछ ऐसे समझो, अभी मैंने आपको, ये आप ऐसे समझ लो सिलेंडर, ठीक है, और ये स्टिंग ऐसे मान लो, इस पर टेंशन आप टी ले लो, इसकी जो रेडियस है उसे आप आर ले लो, ठीक है। तो जो टॉर्क था वो आपके पास आई अल्फा था, और एक टॉर्क ये भी तो है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना, तो टॉर्क हो जाएगा टी इंटू आर। तो आई अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले आपको आर दी हुई है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी इंटू आर है 0.5, आई आपके पास क्या, सिंपल होलो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का होता है mr²/2, एम आई आपके पास है प्यारे बच्चों mr²/2, ये आपका आई हो गया, ठीक है, और अल्फा दिया ही हुआ है अल्फा कितना दिया हुआ है आपके पास, तो अल्फा देखो आपके पास है 2 रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल हो गया 2 पाई, तो उससे आप निकाल देना, चलो भाई
पहले मैं आई लिख देता हूँ, आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एल्फा, एल्फा आपके पास हो जाएगा 2 × 2 पाई। क्लियर इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो तो देखो बता दो। आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गया, रेडियन पर दिया ना, ये रेवोल्यूशन में था, हमने रेडियन में चेंज किया 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। चलो भाई अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी। क्या क्या कैलकुलेशन है? 0.5, तो t × 0.5, मास बता दो जल्दी से, तो भैया 50 kg है। रेडियस कितनी है? तो भैया 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनटू, अब देखो आपके पास है 2 2 ज़ा 4 पाई, ठीक, एक 0.5 से उड़ा दिया, 2 से ये 4 चला गया, 2 हो गया, तो t इजिकल टू क्या आएगा? देखो 50 × 2 हो गया 100 × 0.5 पाई, तो सोल्व करोगे तो ये 50 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू रख देना 3.14, तो सिंप्लीफाई करके आएगा 157 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? क्या करा मैं, देखो जब भी इसमें गिने चुने क्वेश्चन, गिने चुने फॉर्मूले, टॉर्क आई अल्फा, टॉर्क दे कौन रहा है? टेंशन दे रही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दिया सीधा सीधा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, और रख दिया बस, सब कुछ तो गिवन ही था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A rod PQ of mass M, string L is hinged at the end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to point Q as shown in figure. When a string is cut, the initial angular acceleration of the rod. देखो बच्चों, जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे, इस जगह से अगर मैं इसको कट करूँगा, तो देखो भाई यहाँ से इसे कट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर ये फिक्स है, तो ये इसके अबाउट ऐसे तो घूमेगी, अरे हाँ या ना, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया तो ऐसे घूमेगी। अब फोर्स देखो, इसका जो वेट होगा ना वो यहाँ होगा, यही तो उसे घुमा रहा होगा mg। लेंथ कितनी होगी? L/2। तो मैंने आपको अभी बताया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बहुत बढ़िया। और एक टॉर्क आपको पता ही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन दे रहा है वो? भैया mg × L/2, ये भी तो दे रहा है ना टॉर्क, mg × L/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? तो ml²/3, याद करो, याद करो, मैंने बताया था कि अगर किसी भी रोड के एक एंड से अगर हम एक्सेस ले रहे हैं जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देती है वो कितना होता था प्यारे बच्चों? ml²/3, ml²/3, याद रखो इसको। दोबारा बता दे रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सेस, about a perpendicular axis through its one end, ml²/3। चलो भाई ये हो गया आपका ml²/3। एल्फा तो निकालना ही है, एल्फा की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ml²/3 हो गया, ये हो गया आपका mg L/2। तो m से तो m चला गया, एक l से एक l चला गया, तो एल्फा आ गया 3g/2l, ये आ गया सीधा सीधा 3g/2l। देखो मैच कर रहा है कोई? हाँ जी भैया 3g/2l पहला ही मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3g/2l। कुछ हो दिक्कत तो बताओ, पक्का? चलो भाई, an instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by the equation the torque on the wheel becomes 0। देखो भैया थीटा गिवन है, अब आपने याद करो, अगर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर पोजीशन है, दोबारा से बता दे रहा हूं मैं, एंगुलर पोजीशन, ध्यान से सुन लो, एंगुलर पोजीशन यानी कि थीटा है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, एंगुलर वेलोसिटी, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं एक बार, यानी d(θ/dt), तो देखो t³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t², मतलब 6t²। इसको t³ का डिफरेंशिएशन 3t², और t³, ये तो भैया मिसप्रिंट हो गया थोड़ा इसमें, आप इसको यहाँ 2 करना, ये 2 है, ठीक है ना, हो जाते हैं क्वेश्चन में मिसप्रिंट। और t² का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो t² का हो जाएगा 2t, 2t मतलब 6t² - 12t, ठीक है। अब ये आ गया, एक बार और कर दो तो अल्फा आ जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो d2 θ/dt², देखो
टी स्क्वायर का 2t, तो 6 इंटू 2t माइनस टी का हो गया 1, तो ये आ गया आपके पास प्यारे बच्चों 12t माइनस 12। अब उसने बोल रहा है टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो। टॉर्क जीरो तभी होगा जब अल्फा जीरो हो, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अगर मैं अल्फा को जीरो कर दूं तो टॉर्क तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा, और अल्फा जीरो कहाँ है, तो 12t माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो भैया ये आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद आप कह सकते हो टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि भाई उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, पक्का। देख आसान से क्वेश्चन, बस याद क्या रखना है कि अगर आपके पास एंगुलर पोजीशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, और डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमारे पास थीटा था, थीटा को मैंने डिफरेंशिएट किया 2 बार तो अल्फा आया, और अल्फा जीरो तो टॉर्क भी जीरो होगा। क्लियर इतनी बात, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A uniform rod AB of length L, mass M is to free about a point A. ठीक है, the rod is released from rest in the horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod A is ml square by 3, the initial angular acceleration of the rod. सिंपल है, देखो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन आया भी है। सबसे पहले टॉर्क कौन देगा, इसका वेट कहाँ लग रहा है, बिल्कुल मिड पर mg। तो भाई आपके पास हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क ये तो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई आपके पास है एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा इज इक्वल टू एम जी एल बाई 2। एम से एम कैंसिल, एक एल से एल कैंसिल, तो एल्फा हो जाएगा 3g/2l। बिल्कुल ठीक। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमने रस्सी को काटा था, याद करो। तो 3g/2l। भाई हमसे पूछा, अच्छा हमसे पूछा क्या क्या था, ये देखो पहले इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था, तो ये हमारे पास जो आया वो 3g/2l। तो सी ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, बदली से बताओ, नहीं है, चलो भाई ऑप्शन लगा दो सी। ओके कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। A wheel having moment of inertia of inertia 2 kilogram meter square about its vertical axis rotate at the rate of 60 rpm about the axis, the torque which can stop the wheel rotation in 1 minute। देखो बच्चों, आपके पास टॉर्क, टॉर्क यानी कि आई अल्फा, बहुत बढ़िया, और अल्फा मतलब ओमेगा अपॉन टी, और ओमेगा आपको पता ही है क्या होती है, 2πf लिख सकते हो, आपके पास दी हुई है फ्रिक्वेंसी। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है, 2π, फ्रिक्वेंसी आपके पास 60 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो चेंज कर दो 60 को 60 से डिवाइड कर दो, कट गया। और टाइम दिया हुआ 1 मिनट, तो उसको भी 60 ले लो, ठीक है। तो 2 से चला जाएगा ये कितनी बार, 30, और फिर 2 से चला जाएगा कितनी बार, 15, तो आ जाएगा π/15 न्यूटन मीटर। बहुत आसान है, देखो सीधे फॉर्मूले बेस्ड है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये तो बहुत हार्ड है, सिंपल फॉर्मूले याद रखो। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बहुत यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा। चलो भाई, a solid sphere is rotating freely about its symmetric axis in free space. The radius of a sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantity would remain constant for the sphere? देखो बच्चों, क्या इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क है, ये बताओ। कोई एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, तो हमें याद है, याद करो लॉज ऑफ मोशन में कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पर कोई टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। टॉ इज इक्वल टू होता है dl/dt, और टॉर्क जीरो, तो एल जो होगा वो आपका प्यारे बच्चों कांस्टेंट होगा। तो याद रखोगे एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा जब तक उस पर कोई भी टॉर्क ना लगा हो, ठीक है। जब टॉर्क नहीं है
कोई एक्सटर्नल, तो सिंपल सी बात है एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, नहीं है चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Two discs of the same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of the disc with angular velocity omega 1 and omega 2, ठीक है। They are brought into contact face to face and coinciding the axis of rotations. The expression for the loss of energy, देखो बच्चों सबसे पहला काम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मदद से उसकी फाइनल वेलोसिटी को निकालो। देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इनिशियल फाइनल नहीं है, तो भाई सबसे पहला काम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ, लगा दो जल्दी से, सबसे पहला काम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का प्यारे बच्चों, तो मोमेंटम का फॉर्मूला है आई ओमेगा। तो ये कितना है ओमेगा 1, तो इसका ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना रहेगा, तो आई है, डिस्टेंस तो दोनों सेम है तो आई मान लेते हैं, या लिख लो अभी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू, अब दोनों एक साथ हो गई हैं तो I1 प्लस I2 ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास प्यारे बच्चों आ जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ये आ गया। अब देखो I1 I2 तो सेम है, हम I मान लेते हैं, I1 I2 क्या है, बराबर है, क्योंकि सेम एक जैसी तो डिस्टेंस है, तो I1 बराबर I2 है, उसको I मान लो, क्या दिक्कत है। जब आप ऊपर से I को देखो, ऊपर हो जाएगा आपके पास 2I, ये हो जाएगा ना भाई, आपके पास देखो I1 ओमेगा 1 I2 तो 2 टाइम्स ऑफ I ओमेगा हो जाएगा, और नीचे भी 2I हो जाएगा, जुड़ क्या होगा ना ये I2 प्लस I2 प्लस 2I, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो अच्छा एक चीज़ रह गई है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो अलग अलग है भैया, उन्हें तो अलग अलग लिखो, उन्हें तो अलग अलग लिखो, ऊपर से सिर्फ I कॉमन ले लो, I, तो अंदर आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2I, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 ये हो गया। लॉस ऑफ एनर्जी, चलो भाई लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी क्या होगी, तो 1/2 I ओमेगा 1 का स्क्वायर, दूसरी होगी 1/2 I ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस हमारे पास फाइनल है कितनी भाई, चलो भाई आपके पास है 1/2 I, वेलोसिटी आपके पास है ओमेगा 1, देखो आई तो दोनों जुड़ के 2I हो गए, पहले से आप थोड़ा सा, हाँ अब लिखो आई कितने हो गए 2I, और उसकी वेलोसिटी है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास है। तो देखो क्या क्या चीज़ें, इसमें से 1/2I तो कॉमन ले लो बच्चों, बचेगा ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, अब देखो हमने क्या क्या बचाया है इसमें, तो यहाँ 2 बचा है, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर है, और नीचे हो गया 4, ये भी चला गया। एलसीएम लो जल्दी से, एलसीएम तो आ जाएगा 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, और इसका अगर आप स्क्वायर खोल दो तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो आपके पास हो जाएगा 1/4I ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो फॉर्मूला बन गया भैया, किसका फॉर्मूला बन गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर का, बन गया नहीं बन गया, अरे हाँ या ना तो बोलो, ये आ गया आपके पास 1/4I ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन हो गया है आपका बी। कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, नहीं है चलो भाई। देखो भाई करा क्या, पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मदद से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को निकाल लिया, वो आ गई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, फिर हमने भैया लॉस ऑफ एनर्जी निकाल दी सिंपल, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। The rotating bodies A and B of masses m and 2m with moment of inertia have equal kinetic energy। देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा नहीं है तो हमने पढ़ा था ना अभी L इज इक्वल टू आई ओमेगा, उसमें बदलो इसे, क्या दिक्कत है, उसमें बदल लो, ओमेगा की जगह लिख दो L अपॉन आई, तो आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों L स्क्वायर ओवर 2I, ये फॉर्मूला याद रख लो। अब दोनों की तो सेम दे रखी है भाई, दोनों बॉडीज की तो क्या है सेम है, तो भैया लिख दो काइनेटिक एनर्जी के ए इज इक्वल टू के वी, ठीक। अब
लिखो एल ए स्क्वायर अपॉन 2IA इज इक्वल टू एल बी स्क्वायर अपॉन 2IB। ठीक, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो क्या चीज़ ज़्यादा है, तो उसने बोला है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बी का ज़्यादा है, IB इज ग्रेटर देन IA। अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, देखो अगर सीधी सी बात है, ये चीज़ बड़ी है इस चीज़ से, ठीक है ना, IB बड़ा है किससे, IA से, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास ये भी बड़ा होगा, ठीक है ना, बट जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसके न्यूमरेटर को भी तो बड़ा होना पड़ेगा ताकि वो बराबर हो सके। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा चलो और आसान करते हैं, नहीं आ रही तो दिक्कत मत ना लो। ऐसे लिखो आप, एल ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा लिख लो, एल बी का स्क्वायर इज इक्वल टू IA अपॉन IB। अब देखो ये बड़ा है तो इसको ये भी तो बड़ा होना पड़ेगा, ऐसा समझ लो कि भाई IB बड़ा है IA से, तो सिंपल सी बात है LB बड़ा होगा किससे, L से। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका B का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा, तो B का एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा किससे, तो A से। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो भैया C ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का हो तो देखो बताओ। बढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, तो टू डिशेस आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सेस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिशेस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिशेस। ठीक है, डिश D1 हैज 2 kg मास, चलो भाई D1 इसका मास हो गया और 0.2 मीटर रेडियस। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी इज 50 रेडियन पर सेकेंड। This D2 has 4 kg mass, 0.1 meter radius, initial angular velocity 200 radian per second. The two dishes are brought in contact face to face with their axis of rotation coincident. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, देखो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दिमाग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं किससे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ध्यान रखना जब भी ऐसा हो कि भाई दो डिशेस कॉन्साइड कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, टकरा रही हैं, आप तुरंत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करें, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, हाँ या ना। चलो भाई, तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कराते हैं। ठीक है, शुरू में आपके पास जो दोनों हैं उनका एंगुलर मोमेंटम, एक का हमने I1 नाम दे दिया, I1 ओमेगा 1 होगा, दूसरे का हो जाएगा I2 ओमेगा 2, उसके बाद उनका हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। हमें ओमेगा निकालनी है, तो फॉर्मूला तो आपके पास तैयार हो गया, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। अब बस थोड़ी सी दिक्कत I1 I2 को निकालने में, ये तो हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, इतनी बात। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, I1 और I2 निकाल लेते हैं। तो पहली डिस्क की अगर बात करते हैं I1, हमारे पास क्या है, डिस्क है, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है mr²/2। तो मास हमारे पास 2 है और रेडियस हमारे पास 0.2 है। ठीक है भाई, तो 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 तो प्यारे बच्चों चला गया, तो 0.04 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। अगर हम दूसरे का निकालें तो दूसरे का मास कितना है, 4, और रेडियस उसके 0.1 है। चलो भाई D2 का निकाल देते हैं, तो मास आपके पास है 4 और रेडियस आपके पास है 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0.02 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब लगाओ फॉर्मूले में, चलो भाई I1 की वैल्यू तो आ गई, ओमेगा 1 कितनी है भैया, 50 और 200। ठीक है भाई, तो आपके पास होगा 0.04 इंटू 50, बहुत बढ़िया, 0.02 इंटू 200 और डिवाइड बाय 0.04 प्लस 0.02। अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो इससे आप करोगे तो 50 इंटू 4 ये हो जाएगा 200 यानी कि 2, और ये हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई है 0.06, तो 6 डिवाइड बाई 0.06, तो आप पॉइंट हटा के ऊपर 100 कर दोगे और ये चला जाएगा, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई 100 रेडियन पर सेकेंड। चलो भाई ऑप्शन भी देख लेते हैं, हाँ है,
एंगुलर वेलोसिटी निकल गई। कोई दिक्कत? देखो सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगेगा? जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। क्लियर है इतनी बात? देखो दिक्कत हो तो देखो बताओ, समझ में आने वाली चीज़ें सारी की चीज़ें, क्वेश्चन देखने में हार्ड होते हैं बस, ये इतने हार्ड है नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, ठीक है भाई, रेडियस r is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with a constant angular velocity omega, ठीक। If two object each of mass m attach gently to opposite ends of the diameter of the ring, ठीक है, the ring will then rotate with an angular velocity। देखो बच्चों, पहले आपके पास एक रिंग है, बहुत बढ़िया, ये मान लेते हैं रिंग है, ठीक, इसका मास m है, इसकी जो रेडियस है वो आपके पास r है, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन, ठीक है भाई, ये रोटेट कर रही है इसके अबाउट और ओमेगा वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास इसका होता है कितना, रिंग है रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर, सिंपल एम आर स्क्वायर। तो शुरू में कंजर्वेशन, ध्यान रखना फिर से आपको क्या अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, applying conservation of angular momentum। देखो इनिशियली तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारे पास सीधा सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर, और उसकी वेलोसिटी है ओमेगा। उसके बाद क्या किया गया है, दो मास इसके यहाँ पर एक है और एक मान लो यहाँ पर है, इन दोनों के मासेस m और m है, डिस्टेंस तो r और r ही होगी, तो क्या नाम, डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहना है, एम आर स्क्वायर, इन भाई साहब का दो का हो जाएगा 2 स्मॉल m r स्क्वायर इन टू ओमेगा डैश, मान लो जो हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है, ठीक। अब आपके पास कितनी आ जाएगी ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश प्यारे बच्चों हो जाएगी आपके पास है एम आर स्क्वायर ओमेगा, नीचे देखो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कैपिटल एम टू स्मॉल एम, ये बचा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया तो आ गया एम ओमेगा अपॉन एम प्लस आपके पास कितना है 2m, बस यही तो बचा, तो ये आपके पास ओमेगा डैश आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो m अपॉन एम प्लस 2m इंटू ओमेगा, हाँ जी ऑप्शन पर ध्यान दो, तो भैया ऑप्शन आपका बी नजर आ रहा है। क्लियर है ना बात? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल निकाला, बाद में क्या करा, उसके एंड पर दो ऑब्जेक्ट को रख दिया, सिंपल उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिया, सिंपल सी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सा फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत है नहीं, पक्का। बढ़े आगे, चलो भाई। A circular disk of moment of inertia IT is rotating in a horizontal plane about its symmetric axis with a constant angular velocity omega I, ठीक है। Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially onto the rotating disk. Initially the second disk has zero angular speed, ठीक है भाई। Eventually both the disks rotate with a constant angular speed omega, then the energy lost by the initially rotating disk due to the friction। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो इसमें आपको करना क्या, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया, तो आप क्या करो, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मदद से उसकी इस फाइनल वेलोसिटी को निकालो। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले अपना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल कितना है, आई टी है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा आई है। बाद में दोनों जब को इंसिडेंट हो जाती हैं तो उसका हो जाता आई टी प्लस दूसरे वाले का है आई बी, और ओमेगा मान ली फाइनल ये, तो ओमेगा फाइनल आपके पास आ जाएगी ये आई टी ओमेगा आई ओवर आई टी प्लस आई बी, ये हमारे पास वेलोसिटी निकल गई। और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो भाई, तो पहले हम उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। देखो हमें लॉस तो हमें निकालना ही है ना, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला, इनिशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो हो गया इनिशियल। अगर फाइनल की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1/2 कितना रहेगा, आई टी प्लस आई बी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। और ओमेगा फाइनल अभी हमने निकाली है, ओमेगा फाइनल अभी हमने निकाली है, बस उसकी वैल्यू को रख दो।
चलो भाई वैल्यू भी रख देते हैं, तो ये 1/2 आई टी प्लस आई बी ओमेगा फाइनल है आपके पास आई टी ओमेगा आई ओवर आई टी प्लस आई बी, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर से ये वाला टर्म कट जाएगा तो आएगा 1/2 आई टी का स्क्वायर ओमेगा आई का स्क्वायर अपॉन आई टी प्लस आई बी। अब दोनों को माइनस कर दो क्योंकि हमें एनर्जी लॉस निकालना है। तो लॉस ऑफ एनर्जी प्यारे बच्चों, इनिशियल माइनस फाइनल, तो 1/2 आई टी ओमेगा आई स्क्वायर माइनस 1/2 आई टी स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर ओवर आई टी प्लस आई बी। ठीक, जो कॉमन है पहले उसे हटाओ। कॉमन क्या है? देखो बच्चों कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, एक तो देखो आई टी कॉमन है, ठीक है, एक ओमेगा आई स्क्वायर कॉमन है और दो कॉमन है, इन्हें बाहर निकालो पहले। चलो भाई, तो कितना आ जाएगा? देखो कॉमन मैंने इनको ले लिया है, तो भैया 1/2 आई टी ओमेगा आई का स्क्वायर बाहर निकाला। ठीक, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 1 और उधर बचेगा एक आई टी और नीचे आई टी प्लस आई बी। एलसीएम ले लो, तो 1/2 आई टी ओमेगा आई का स्क्वायर, और ये एलसीएम लोगे ना प्यारे बच्चों, तो ये देखो आई टी से तो आई टी उड़ गया, चला गया ये, नीचे आपका बचा हुआ है आई टी प्लस आई बी। ठीक, तो अब आपके पास आ गया 1/2 आई बी आई टी ओमेगा आई स्क्वायर ओवर आई टी प्लस आई बी, ये आ गया एनर्जी लॉस। देखो बच्चों, एक बात मैं बच्चों से हर एक से कहता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको मतलब एक जनरल फॉर्म में एक्सप्रेशन मिलता है, तो आप कोशिश ये करें उनके क्या नाम एक्सप्रेशन को सीधा याद रखें। देखो अब ये क्या है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई एक डिस्क है, ठीक है, और वो इससे एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, दूसरी डिस्क रेस्ट में है, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, तब भी एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। सीधा फॉर्मूला याद रखो, आपके पास कितना रहेगा? 1/2 आई टी इंटू आई टी ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन आई टी प्लस आई बी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है? तो प्यारे बच्चों ऐसा ऑप्शन आपको डी नज़र आ रहा है। तो इनको ना जनरली याद कर लो, इससे आपका देखो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। सपोज करो यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता तो आप थोड़ी ना इतना बड़ा करोगे, आप सीधे फॉर्मूले की तरह इसको रखोगे और यूज़ कर लोगे। इसी बस इन्हीं रिजल्ट्स को लोग यूज कर करके उनको ट्रिक का नाम दे देते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस रिजल्ट जितने आपको याद रहेंगे आप उतने ही फास्ट क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through the center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with the angular velocity omega। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम इसे कर सकते हैं। शुरू में देखो I1 और ओमेगा है, ठीक है भाई, I1 और ओमेगा, बाद में जब एक दूसरे के ऊपर आ गए I1 प्लस I2 और भैया उसको मान लिया ओमेगा डैश। तो जो ओमेगा डैश आ गई प्यारे बच्चों, I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2, ये आ गया सीधा सीधा सा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2, देखो कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है? I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। कौन सा? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Four objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of the two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be। देखो बच्चों बिल्कुल अभी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग के का जो मास आपको दिया हुआ है, ये रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस। चलो भाई ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इसकी जो रेडियस है वो r है और इसका मास m है। ठीक, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो भैया रिंग है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता सीधा सीधा mr स्क्वायर होता है, ठीक है ना।
चलो भाई, तो अप्लाई करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो कितना मदद कर रहा है क्वेश्चन को करने में, ठीक ना। चलो भाई, अब देखो, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो सीधा एक ही फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, बस इतने को याद रखो और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है इसका, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा हो जाता है एम आर स्क्वायर, ठीक है भाई, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब रिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास चार और मासेस हैं जो उसके डायमीटर पर प्लेस्ड है। मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और दूसरा यहाँ है। इनके मास स्मॉल एम है, तो सिंपल हो जाएगा ये 4m आर स्क्वायर, और उस वेलोसिटी को मान लेते हैं ओमेगा डैश। देखो आर स्क्वायर तो कॉमन लेके चला जाएगा भाई, एम आर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ से m प्लस 4m आर स्क्वायर ओमेगा डैश, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, तो ओमेगा डैश की वैल्यू प्यारे बच्चों m ओमेगा अपॉन m प्लस 4m हो जाएगी। ये आ जाएगा सिंपल सा, कुछ नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो m ओमेगा अपॉन m प्लस 4m, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी, बी ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप करोगे तो भैया समझ में आएंगे आपको, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इफ ए चाइल्ड सिट्स ऑन इट व्हाट इज द कंजर्व। देखो बच्चों, सीधी सी बात है कि अगर वो बच्चा उस पर बैठा हुआ है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर नहीं है। पहली बात, नो एक्सटर्नल टॉर्क, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, नो एक्सटर्नल टॉर्क। अगर नो कोई एक्सटर्नल टॉर्क इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कंजर्व होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है टो इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी, और टो अगर जीरो है तो सीधी सी बात है जो आपका एल होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। क्लियर इतनी बात, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का हो तो देखो आप बता दो। चलें आगे, चलो भाई। At any instant, a rolling body may be considered to be the pure rotation about an axis through the point of contact. This axis is translating forward with this speed. देखो बच्चों, होता क्या है कि जब हम, ऐसा है देखो, हम जब स्टडी करते हैं किसकी, कंबाइंड मोशन की, रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मोशन हो जाता है। उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्योर रोटेशनल मोशन के लिए एक एक्सिस लेते हैं, उस एक्सिस को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा समझो कि भाई ये आपके पास है, ये कोई रिंग डिस्क जो भी आप मान सकते हो, आप उसे ले सकते हो, ठीक है ना। ये कहाँ जा रही है भैया, हाँ ये ऐसे समझ लो, ये है, ठीक। ये v वेलोसिटी से, और ये इसकी ये हो गई। अब देखो मैंने क्या बताया कि दोनों मोशंस को, ट्रांसलेटरी भी और रोटेशनल मोशन, दोनों को हम ले रहे हैं। और मैंने आपको बताया इस मोशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, एक ऐसी एक्सिस ले ली जो इस मोशन को डिस्क्राइब करे। तो जो ये आपको नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोशन हम ले रहे हैं वो सब प्योर रोटेशनल मोशन, यानी कि आप ये कह सकते हो ना, प्योर रोटेशन मोशन अलाइन द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर एट रेस्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोज पॉइंट विच आर एट रेस्ट, ठीक है इतनी बात। अब देखो आपके पास जो ये पॉइंट P नजर आ रहा है, या जो भी आपको इसे P मान रखा है, ओमेगा से ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, अब देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी ये होगी, इधर जा रहा है, और इस पॉइंट, देखो एक बात समझो, जब आप ना प्यारे बच्चों इस पॉइंट को रेस्पेक्ट में क्या करोगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब आप मोशन को देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा वो देखो आप। मैंने बताया ना कि दोनों मोशंस को एक साथ देखना तो थोड़ा सा देखो मुश्किल है या नहीं है। तो हमने क्या करा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढा है जो पॉइंट आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, जो आपको प्यारे बच्चों एक
प्योर रोटेशनल मोशन दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जिसके अबाउट उसका क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक। इसमें दो तीन चीजें याद रखो। पहला, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यानी कि हमने एक ऐसा इमेजिन कर लिया है पॉइंट जिसके अबाउट उसका प्योर रोटेशनल मोशन है और वो जो टच कर रहा है वो सरफेस को कर रहा है। पहली बात, जो भी आपके पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और देखो, जो आप हमसे पूछा है ट्रांसलेटिंग फॉरवर्ड विद ए स्पीड, तो देखो मैं एक बात बोल सकता हूं कि इसकी जो स्पीड होगी वो ठीक वही स्पीड होगी प्यारे बच्चों जो आपके सेंटर ऑफ मास की है। तो जो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा फॉरवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड विच इज द ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है इतनी बात? सिंपल सी बात है। जो भी आपकी स्पीड सेंटर ऑफ मास की होगी, किसकी? सेंटर ऑफ मास की, वही स्पीड हम ये कह सकते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ट्रांसलेशन मोशन की मैं बात कर रहा हूं। स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास वही होगी जो स्पीड, देखो यहां पर जो पॉइंट पी होता है ना, इस पॉइंट पी पर जो वी होती है वो आर ओमेगा के इक्वल होती है, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो आपको कैसा नजर आएगा, रेस्ट में। और इसकी स्पीड ठीक वही होगी जो स्पीड सेंटर ऑफ मास की होगी। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जीरो वेलोसिटी रिलेटिव टू द सरफेस। ये भी ध्यान रखना, जीरो कब होगी? जब आप ये कह रहे हो द बॉडी रोटेट्स अबाउट द इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। और प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है प्यारे बच्चों, उसकी जीरो वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू द सरफेस। अब यही है ना कि भाई देखो, जो ये एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये जो एक्सिस होगी उसी स्पीड से होगा। हम ये कह सकते हैं ना कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ट्रांसलेटिंग करेगा फॉरवर्ड विद सेम स्पीड एज सेंटर ऑफ मास। बस इतना याद रखो। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A solid cylinder of mass 2 kg, radius 50 centimeter, roll up an inclined plane 30 degree. The center of mass of cylinder has a speed of 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. मतलब हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है जो 30 डिग्री पर है। ये आप मान लो कि भैया एक सिलेंडर है, ठीक? ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ओके। तो देखो, इसको करने के लिए दो मेथड है। या तो आप सिंपली क्या करें, एक्सेलरेशन निकालो, फिर वेलोसिटी निकालो, फिर उसकी मदद से करो। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से करें। सिंपल। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो अगर मैं इसकी हाइट को h मान लेता हूँ और ये डिस्टेंस को मैं x मान लूँ, तो अगर मैं इसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ तो इस पॉइंट पर उसकी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं मान लो ये बी पॉइंट ले लेता हूँ, ये ए। तो बी पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, वो मैंने ले ली mgh। और ए पॉइंट पर दो एनर्जी होंगी, एक आपकी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, जो सेंटर ऑफ मास की है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो देखो, जो आपके पास प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला सिलेंडर के लिए, आपके पास सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और ओमेगा की बात करें तो v इजिकल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो मैं ओमेगा की जगह यूज कर सकता हूं v अपॉन आर का स्क्वायर mgh। अब देखो, सबके मास उड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये जो h है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ये जो h नजर आ रहा है और जो ये s नजर आ रहा है, h और s जो नजर आ रहा है, अगर आप चाहो तो s को रिलेट कर सकते हो। साइन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एस। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ एच अपॉन एस। तो प्यारे बच्चों, एच की जगह पर आप एस बाई 2 भी रख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं एम जी एस बाई 2, और इस पूरे में से मैंने एम भी कॉमन ले लिया। चलो अभी अगले स्टेप ले लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 और 2 4, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर। तो देखो भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, तो एम जी एस बाई 2 इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर। तो एम से तो एम चला गया। अब देखो क्या क्या है, स्पीड हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड, 4, और मास तो चलो चला ही गया, तो जी की वैल्यू चलो एस 2 से ही सभी उड़ा दो,
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3v² ओवर 2g, 3/2। जी तो हम चलो 10 ले लेंगे, और जो v आपके पास है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 10। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2। तो आप चाहो तो 2 से उड़ाओगे तो 24 10। तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2.4 मीटर। कोई है क्या? हाँ जी। तो करा क्या? देखो एक इंक्लाइंड प्लेन था, उस पर एक सिलेंडर को रखा हुआ है। अब इसको देखो, ये घूमता हुआ ऐसे जा रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी और कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ये घूमते कहाँ पहुंच गया? इस जगह पर। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई। यहाँ पर दो एनर्जी थी, एक काइनेटिक और एक रोटेशनल। वहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy simultaneously. The ratio. देखो बच्चों, अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, तो आपके पास तो सीधी ट्रांसलेशन कितनी होगी? हाफ mv²। और अगर मैं बात करता हूँ टोटल, और रोटेशनल तो हमें पता ही है, हाफ I⍵² होती है। अगर मैं दोनों को निकालूं kT प्लस kr, तो ये हो गई हाफ mv² प्यारे बच्चों। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर होता है 2/5, 2/5 mr²। और v इजिकल टू r ओमेगा, तो ओमेगा की जगह लिख दो v अपॉन r का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगी 1/2 mv²। 2 से 2 भी चला गया, तो ये भी हो जाएगी mv² बाय कितना हो जाएगा? 5। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 10, और 2 और 5 यानी कि 7 mv²। तो 7/10 mv² है। अब रेशियो निकाल दो, क्या दिक्कत है? kT अपॉन kT प्लस kr, वो कितनी थी भैया? तो हाफ mv² थी। और ये कितनी आ गई? ये आ गई भैया 7 mv² बाय 10। mv² से mv², 2 से चला गया ये 5, तो हो गया 5/7। चलो भाई, सिंपल रेशियो हो गया 5/7। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बढ़ते हैं आगे।